Morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक किया था फैमिली। ये टॉपिक ओवर हो चुका है हम लोगों का। फैमिली वाला टॉपिक ओवर हो चुका है। फैमिली का मीनिंग, टाइप्स, फंक्शंस वो हम लोगों ने देख लिया था। रिसेंट चेंजेस इन फैमिली सिस्टम इन इंडिया, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया लास्ट क्लास में। मैरिज का टॉपिक जो है वो आप लोगों को कॉलेज में ही हमने कवर करा दिया था। मीनिंग्स एंड टाइप्स एंड प्रॉब्लम ऑफ मैरिज इन इंडिया। ये तीसरा और लास्ट टॉपिक बचता है हम लोगों का। वो है किनशिप। किनशिप का अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं वो हमें देखना है, और किनशिप का यूजेजेस क्या है। आज हम लोग ये टॉपिक देखेंगे, किनशिप मीनिंग एंड टाइप्स। पहला कि अर्थ क्या हुआ नातेदारी का। नातेदारी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है which refers to a set of persons whom we recognize as relatives, अर्थात ऐसे लोगों का समूह जिन्हें हम रिश्तेदार के रूप में जानते हैं। और ये रिश्तेदारी दो प्रकार से होती है। पहला कॉन्सैंग्विनिटी और दूसरा है एफिनिटी। कॉन्सैंग्विनिटी का अर्थ हुआ रक्त संबंध, और एफिनिटी का अर्थ है विवाह संबंधी। रक्त संबंध जैसे पिता बेटा, पिता से बेटी, माँ बेटा, माँ बेटी, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन। इसके अलावा कजन्स हो जाएंगे। ठीक है, कजन्स में भी दो तरह के होते हैं, एक पैरेलल कजन्स और दूसरा क्रॉस कजन्स। इसे हम सलिंग सहोदरज और इसे हम विलिंग सहोदरज कहते हैं। ये सभी हमारे रक्त संबंधी हैं, जिनसे हम जुड़े होते हैं रक्त संबंधों के माध्यम से। इसके अलावा आपके जितने चाचा हुए, चाची नहीं, चाचा हुए, वो भी रक्त संबंध हुए। तो इनसे हम जो जुड़े हैं वो खून के रिश्तों से जुड़े हैं। दूसरे तरफ विवाह के संबंध से हम जैसे जुड़े होते हैं, तो विवाह के संबंध से हम कैसे, एक हस्बैंड वाइफ, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं विवाह के माध्यम से।
ई हम ईगो सेल्फ को कहते हैं। इसके बाद ये व्यक्ति अपनी पत्नी से जुड़ा है, तो वो विवाह के संबंध से ससुर से जुड़ा है, सास से जुड़ा है, साला से जुड़ा है, साली से जुड़ा है, मामा ससुर से जुड़ा है, मामी सास से जुड़ा है। ये सभी चाचा ससुर, चाची सास, देवर सास, ये सभी जो हैं हमारे साढ़ू विवाह के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। इसी के इसमें आप ये तो अगर एक लड़के का आप केस ले रहे हैं, ई अगर लड़का है तो ये सभी संबंध उसके रिश्तेदारी नेटवर्क में आ जाएंगे और ये उसके अफाइनल रिलेशंस होंगे। और लड़के के जो रक्त संबंधी हैं, जैसे लड़के का भाई होगा, लड़के का पिता होगा, माँ होगी, बहन होगी, चाचा होंगे, मामा होंगे, ये सब तो इसके कॉन्सैंग्विन्स हैं। मामा को छोड़ करके मामा खून के रिश्ते में नहीं है, वो माँ की तरफ से जुड़े हैं, तो विवाह संबंधी हुए। तो ये रक्त संबंधी के विवाह संबंधी, ये भी विवाह संबंधी होंगे। मतलब ये जैसे लड़के का भाई है, उसका संबंध लड़के के ससुर के साथ क्या होगा, ये विवाह संबंधी, या सास के साथ या साला के साथ, ये सभी संबंध जो हैं विवाह के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे विवाह संबंधी, तो यही रिश्तेदारी नेटवर्क ये और बड़ा होता चला जाता है। ये सभी हमारे विवाह संबंधी है और ये सभी हमारे रक्त संबंधी हैं। तो किनशिप का अर्थ वह समूह होता है जो हमसे या तो रक्त के संबंध के माध्यम से जुड़े हैं या फिर विवाह के संबंध के माध्यम से जुड़े हैं। ओके। दूसरा, हम इस प्रकार से कह सकते हैं, kinship is a socially approved recognition of biological or affinal ties। नातेदारी हम उन जैविकीय या वैवाहिक संबंधों की सामाजिक मान्यता पर आधारित एक व्यवस्था को कहते हैं। यहाँ दो शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोलॉजिकल और अफाइनल टाइज, और दूसरा सोशली अप्रूव्ड रिकॉग्निशन। इन दोनों में यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक परिस्थिति यह भी हो सकती है कि किसी प्रकार का जैविक संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक मान्यता है, तो इसे हम नातेदारी में हम काउंट करेंगे। उदाहरण के तौर पर गोद लिया हुआ संतान, जैविक संबंध नहीं है, माँ बाप के साथ उसका जैविक संबंध नहीं है, बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, लेकिन समाज उसको मान्यता दे रहा है
तो वैसी परिस्थिति में ये गोद लिया हुआ संतान ये वैध उत्तराधिकारी होगा, अर्थात संपत्ति का हस्तांतरण इसके हाथों हो सकता है। दूसरा उदाहरण, जैविक संबंध है लेकिन सामाजिक मान्यता नहीं है, तो लड़कियों ऐसे में में नातेदारी नहीं काउंट होगा। पानी के बर्बाद करके क्या हुआ? कुछ सवाल था, कुछ पूछना चाह रहे थे? एक के दिन में रेट है पहिला प्रधान रोज ना सुचम होते ना। थोड़े जोर से बोलिएगा, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। क्या सवाल है? सर सवाल नहीं पूछ रहा सर, असद का माइक ऑन है इसलिए कुछ आवाज आ रहा है। ओके, माइक ऑफ कर दीजिए सभी। तो दूसरा एग्जाम्पल है, जैविक संबंध है लेकिन उसको सामाजिक मान्यता नहीं मिली है, वैसे में नातेदारी संबंध नहीं काउंट होगा। उदाहरण के तौर पर, एक बच्चा जैविक रूप से उत्पन्न है, उसका पिता है, उसकी माँ है, लेकिन उन दोनों के बीच में नाजायज संबंध है, विवाह नहीं हुआ है, तो समाज उसको मान्यता नहीं देता है, वो संतान नाजायज संतान कहलाता है और नातेदारी में उसको काउंट नहीं किया जाता है, वो हमेशा नाजायज संतान कहलाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जैविक संबंध से ज्यादा जरूरी सामाजिक मान्यता है। रिश्तेदारी वहां काउंट हो सकता है जहां सामाजिक मान्यता हो, लेकिन सामाजिक मान्यता नहीं है और जैविक संबंध है या वैवाहिक संबंध भी है तो और समाज उसको मान्यता नहीं दे रहा है, तो वैसी परिस्थिति में वो रिश्तेदारी नेटवर्क में नहीं काउंट होगा। दो लोग आपस में विवाह कर लिए लेकिन समाज उसको मान्यता नहीं देता है, दोनों अगर मान लीजिए अंतर जातीय है या उनका धर्म अलग है और समाज मान्यता देने को तैयार नहीं है उस प्रकार के विवाह को, तो समाज उसको काउंट नहीं करेगा रिश्तेदारी में, क्योंकि रिश्तेदारी का है क्या कि सोशल रिकॉग्निशन होना जरूरी है, सामाजिक मान्यता मिलनी जरूरी है। तो सामाजिक मान्यता जरूरी नहीं है कि जैविक या वैवाहिक संबंध हो तो मिल ही जाएगा। ऐसे भी केस होते हैं जहां पर किसी प्रकार का जैविक संबंध नहीं हो लेकिन सामाजिक मान्यता मिल जाती है, गोद लिया हुआ संतान का, जैसे हमने उदाहरण दिया अडॉप्टेड चाइल्ड, तो वहां पर रिश्तेदारी काउंट होगा। लेकिन जैविक संबंध है, अपना बच्चा है, लेकिन समाज उसको नाजायज मानता है, विवाहेतर संबंध से हुआ है, वो उस कन्या से उत्पन्न संतान है जिससे उसने विवाह नहीं किया है, तो वैसी परिस्थिति में सामाजिक मान्यता नहीं मिलेगी और वो रिश्तेदारी नेटवर्क में काउंट नहीं होगा। तो हम क्या देखते हैं कि जैविक संबंध से ज्यादा जरूरी सामाजिक मान्यता है। जैविक संबंध अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन सामाजिक मान्यता का होना जरूरी है रिश्तेदारी नेटवर्क में काउंट करने के लिए। तो ये रिश्तेदारी का एक डेफिनेशन है, नातेदारी का एक डेफिनेशन है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें जैविक संबंधों की सामाजिक मान्यता पर आधारित होता है। और नातेदारी में हमने देखा कि दोनों संबंध आते हैं, रक्त संबंध और विवाह संबंध। ये और नेटवर्क बड़ा होता चला जाएगा, यहाँ स्पेस के कंस्टेंट की वजह से इतना ही हमने एग्जांपल दिया है,
नहीं तो ये और बड़ा होता चला जाएगा। अब मान लीजिए कि लड़का है, इसकी जो पत्नी है, पत्नी का जो कजन्स है, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, ये सभी इस लड़के के विवाह संबंधी होंगे। वो सभी साला और साली होंगे, लेकिन चचेरे साला, चचेरी साली, ममेरे साला, ममेरे साली, इस तरह से होंगे। तो ये सब उसके विवाह संबंधी होंगे। पत्नी की जो चाची है, फुआ है, चाचा है, मामा है, जितने भी संबंधी हैं वो इसके विवाह संबंधी होंगे। उसके बाद और भी जितने लोग हैं, साला है तो साला के जो रिलेशंस होंगे वो भी सब इसके विवाह संबंधी होंगे। तो ये हम क्या देखते हैं कि नातेदारी नेटवर्क जो है ये काफी लंबा चौड़ा नेटवर्क होता है। इसमें दोनों संबंध आते हैं, विवाह संबंध भी और रक्त संबंध भी। ये आपका डेफिनेशन हुआ। नेक्स्ट है कि कितने तरीके से हम नातेदारी को हम काउंट कर सकते हैं, ये अप्रोचेस क्या क्या है। तो अप्रोचेस में पहला जो अप्रोच हम लोग देख सकते हैं वो है इंडोलॉजिकल अप्रोच। दो अप्रोच हम लोग देखेंगे, इंडोलॉजिकल अप्रोच और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। ये दो अप्रोचेस हम लोग देखेंगे। पहला इंडोलॉजिकल अप्रोच। इंडोलॉजिकल अप्रोच क्या है कि भारत में जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो परंपराओं पर आधारित है। कई समाजशास्त्रियों का मानना है कि अगर हमें इन संस्थाओं का अध्ययन करना है, नातेदारी भी एक संस्था है, तो हमें उसको अध्ययन करने के लिए परंपराओं का अध्ययन करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर के.एम. कपाड़िया, उन्होंने हिंदू नातेदारी व्यवस्था की बात की। और ये किसके आधार पर इन्होंने बात किया? जो साहित्यिक स्रोत है, लिटरेरी सोर्सेज, जो ग्रंथ हैं उसके आधार पर उन्होंने बात किया। जो संस्कृत साहित्य हैं हिंदू धर्म के, उसके आधार पर। फिर पी.एस. प्रभु है, पी.एस. प्रभु ने एक पुस्तक लिखा था, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। में उसमें भी उन्होंने हिंदू नातेदारी व्यवस्था को संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। फिर इरावती कारवे हैं, जिनका अध्ययन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस सेमेस्टर में इनफैक्ट। जिन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया और भाषाई आधार पर उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। फिर जी.एस. घुरिये हैं। तो इन समाजशास्त्रियों का जो अध्ययन है वो इंडोलॉजिकल अप्रोच में काउंट होता है। इन सभी लोगों ने भारतीय साहित्यिक स्रोतों का सहारा लेकर नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित करने का प्रयास किया है।
एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। दे हैव ट्राइड टू गिव अ सोशल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग किनशिप सिस्टम। तो ये हम कह सकते हैं कि जो इंडोलॉजिकल अप्रोच है नातेदारी व्यवस्था को अध्ययन करने का, इट इज सॉर्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क थ्रू द लेंस ऑफ, यू कैन से, लिटरेरी सोर्सेस, जो साहित्यिक स्रोत है उसके माध्यम से हम अपने नातेदारी व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं और उसमें क्या निरंतरता है और क्या परिवर्तन है वो जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा अप्रोच जो है वो है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। या इसे हम डिसेंट अप्रोच भी कहते हैं। डिसेंट अप्रोच के तहत वंशक्रम या डिसेंट कैसे हो रहा है उस पर हम लोग महत्व देते हैं कि व्यक्ति की उत्पत्ति किस तरह से काउंट कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं। जैसे एक होता है पैट्रिलिनियल, पैट्रिलिनियल अप्रोच। पैट्रिलिनियल अप्रोच में जो वंश की गणना होती है वो पिता की तरफ से होती है। वंश की गणना पिता की तरफ से हम लोग करते हैं, अर्थात जो कैलकुलेशन होगा, ये मान लीजिए ईगो है, सेल्फ है, तो इसके पिता, इसके ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर, इस तरीके से वंश की गणना होगी। पिता की तरफ से जब हम वंश की गणना करते हैं तो वो पैट्रिलिनियल। भारत में अधिसंख्य जो वंश की गणना होती है वो ये पैट्रिलिनियल अप्रोच है, और ये हमें सरनेम से पता चलता है, सरनेम कंटिन्यूड होता है। वंश की जो गणना होती है भारत में अधिसंख्य केसेस में वो पिता की तरफ से होती है। दूसरा है मैट्रिलिनियल अप्रोच। इसमें है क्या कि हम पिता की तरफ से जो भी रिश्ते हैं उनको हम मान्यता प्रदान कर रहे होते हैं और उनको हम रिश्तेदारी नेटवर्क में काउंट करते हैं। इसमें सामान्य तौर पर जो ननिहाल है उसको हम रिश्तेदारी नेटवर्क में उतना महत्व नहीं देते। मैट्रिलिनियल में वंश की गणना मां की तरफ से, अर्थात मां से उसकी बेटी, उससे उसकी बेटी, उससे उसकी बेटी, इस तरीके से गणना होगी। तो ये दूसरा अप्रोच है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 85% फैमिली जो है वो पैट्रिलिनियल अप्रोच, 15% फैमिलीज जो है वर्ल्ड में मैट्रिलिनियल अप्रोच या मैट्रिलिनियल डिसेंट। तीसरा है डबल या डुओलिनियल या बाइलिनियल। डबल डिसेंट या डुओलिनियल या बाइलिनियल। इसमें दोनों तरफ से वंश की गणना जो हम करते हैं वो पिता की तरफ से भी करते हैं और
माँ के तरफ से भी करते हैं, तो इसे हम लोग बायलिनियल डिसेंट कहते हैं, जहां पर वंशक्रम की गणना पिता के तरफ से, पिता के लाइन से भी और माँ के लाइन से भी। चौथा है कॉग्नेटिक या बायलैटरल। उभय पक्षीय वंशक्रम। ये द्विवंशीय वंशक्रम है, ये उभय पक्षीय वंशक्रम। कॉग्नेटिक या बायलैटरल डिसेंट, हम उस डिसेंट को कहते हैं जहां पर व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है कि वो किस तरफ से अपना रिश्ता जोड़ करके चलता है। यहाँ पर मेंबरशिप जो है वो पिता की तरफ से भी या फिर माँ की तरफ से एक्वायर किया जा सकता है। अर्थात नातेदारी नेटवर्क में जो काउंट होगा वो मदर और फादर, ये व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर दोनों था, फादर और मदर दोनों। तीसरा पैरेलल डिसेंट होता है, समानांतर वंशक्रम। पैरेलल डिसेंट एक रेयर टाइप का डिसेंट होता है जहां पर मर्द अपनी वंश की गणना, मेल जो है वो फादर की तरफ से अपनी वंश की गणना करते हैं, फीमेल अपने वंश की गणना माँ के तरफ से करते हैं। ये कम जगह होता है, इजिप्ट वगैरह में इस प्रकार का देखने को मिलता है, कुछ ट्राइब्स में इस तरह का देखने को मिलता है। और छठा है क्रॉस डिसेंट। ये भी बहुत कम देखने को मिलता है, कुछ जनजातियों में ये पाया जाता है। मेल माँ के तरफ से और फीमेल पिता की तरफ से। तो इस प्रकार का 6 प्रकार का हम क्या देखते हैं कि वंशक्रम देखने को मिलता है। भारत में जो वंशक्रम देखने को मिलता है वो सामान्य तौर पर पैट्रिलिनियल या मैट्रिलिनियल डिसेंट मिलेगा, पहला ये वाला या दूसरा वाला, ये दोनों वंशक्रम ही मिलेगा। बाकी ये वंशक्रम जो है वो या भारत में नहीं मिलता है। भारत के अन्य देशों में ट्राइब्स वगैरह में इस तरह का डिसेंट ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि ये जो डबल डिसेंट है या डुअल लिनियल या बायलिनियल, आज आधुनिक इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में इसी प्रकार का ये वंशक्रम बढ़ता चला जा रहा है। अर्थात वंश की गणना दोनों तरफ से जो है करता है, माँ की तरफ से भी और पिता की तरफ से भी। ये एक प्रकार से कहिए कि नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है कि जब स्त्री सशक्त होती है तो वो दोनों परिवार का महत्व देती है, अपने मायके को भी और अपने ससुराल को भी महत्व देती है, और बच्चे जो पलते बढ़ते हैं वो दोनों रिश्तेदारी नेटवर्क को समान रूप से महत्व देते हुए पलते बढ़ते हैं। डबल डिसेंट जो है या डुअल लिनियल या बायलिनियल डिसेंट आज बढ़ता चला जा रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार का डिसेंट सिस्टम है। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो उससे पूछ लीजिए।